हेलो स्टूडेंट्स, किरण प्रकाश की के भाग 3 में आज हम पुस्तक में दिए गए विभिन्न उदाहरणों 9.1 से लेकर 9.4 की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण 9.1 को डिस्कस करते हैं। इस उदाहरण में चित्र 9.5 में आपको जो अवतल दर्पण दर्शाया गया है, इस अवतल दर्पण के निचले भाग को अपारदर्शी माध्यम से भर दिया गया है, ढक दिया गया है। तो हमें ये बताना है कि वस्तु AB के प्रतिबिंब A', B' की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने बगल में एक दूसरे चित्र में ये दर्शाया है कि अवतल दर्पण के निचले भाग को अपारदर्शी पदार्थ से भर दिया गया है। तो जब वस्तु AB से आने वाली किरण दर्पण के ऊपरी अर्धभाग से आती है, तो वो किरण दर्पण से परावर्तित होकर अपने मार्ग पर चली जाती है। लेकिन जो किरण दर्पण के निचले भाग पर आती है, तो वो अपारदर्शी माध्यम से आगे नहीं बढ़ पाती, अर्थात दर्पण पर नहीं गिर पाती। तो दर्पण पर अगर किरण नहीं गिरी तो उससे परावर्तित नहीं होगी। इस प्रकार वे किरणें जो दर्पण के निचले भाग पर रखे अपारदर्शी माध्यम पर गिरती हैं, वो परावर्तित नहीं होगी। लेकिन वे किरणें जो दर्पण के ऊपरी भाग से आपतित होती हैं, तो वो परावर्तित होकर अपने दर्पण परावर्तन के नियमों को पालन करके प्रतिबिंब को उसी स्थिति में बनाएंगी जहां की वो पहले बन रहा था। इस प्रकार हम लोग को प्रतिबिंब की स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दर्पण के निचले भाग को अपारदर्शी माध्यम से ढक देने पर प्रतिबिंब उसी स्थिति में बनेगा, पूरा प्रतिबिंब बनेगा। केवल एक प्रभाव पड़ेगा, चूंकि किरणों की संख्या कम हो गई है, आधे दर्पण से परावर्तित नहीं हो रही है, इसलिए किरणों की संख्या कम हो गई है। इसलिए प्रतिबिंब की तीव्रता भी कम हो जाएगी, अर्थात प्रतिबिंब अब कम चमकीला बनेगा। तो यहाँ हमें यह तथ्य याद रखना चाहिए कि दर्पण का एक छोटा सा भाग भी अगर खुला होगा तो उसमें सभी किरणें आ सकती हैं और वो वस्तु से आने वाली सभी किरणों से प्रतिबिंब बनाएगा, तो संपूर्ण प्रतिबिंब बनेगा। किरणों की संख्या कम होने के कारण तीव्रता प्रतिबिंब की कम होगी। अब हम अगले उदाहरण 9.2 पर पहुंचते हैं। इसमें आपको जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि एक अवतल दर्पण के सामने एक मोबाइल वस्तु के रूप में रखा हुआ है। इस मोबाइल का प्रतिबिंब भी आपको दर्शाया गया है। तो हमको ये बताना है कि मोबाइल के विभिन्न भागों का आवर्धन एक समान क्यों नहीं है, अर्थात ये प्रतिबिंब मोबाइल की तरह एक समान क्यों नहीं है, ये विकृत क्यों है। हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो हमने नीचे एक चित्र अलग से बनाया है। जैसा कि आपको चित्र 9.2 में दिख रहा है कि मोबाइल का भाग BC वक्रता केंद्र C पर रखा हुआ है। तो हमें अवतल दर्पण के द्वारा चित्र बनाने के नियम में ये मालूम है कि जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी होती है तो उसका समान आकृति का प्रतिबिंब बनता है। तो ये BC एक वस्तु का काम कर रहा है, इसका प्रतिबिंब B'(C) बन रहा है। ये चित्र नीचे दिखाए गए चित्र में प्रदर्शित है। लेकिन मोबाइल का दूसरा भाग जो बिंदु A पर दिख रहा है, ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है, तथा इसका बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। और जो कि चित्र 2 में दिखाया गया है कि इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, A का प्रतिबिंब A' बनेगा और उसकी लंबाई कहीं ज्यादा होगी। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में
वस्तु की स्थिति के हिसाब से प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो मोबाइल एक बिंदु वस्तु तो है नहीं, मोबाइल एक फैली हुई वस्तु है, वो मुख्य अक्ष पर कुछ दूरी पर आता है। तो मोबाइल का जो हिस्सा वक्रता केंद्र पर था उसका समान आकृति का प्रतिबिंब बना, लेकिन जो हिस्सा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है उसका बड़ा प्रतिबिंब वो वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा। इसीलिए मोबाइल का प्रतिबिंब विकृत है और मोबाइल की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब की विकृति भी बदलेगी, क्योंकि अवतल दर्पण विभिन्न स्थितियों में रखे प्रतिबिंब को विभिन्न आकार का और विभिन्न स्थितियों पर बनाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उदाहरण 9.3 को देखेंगे। इसमें भी एक अवतल दर्पण का ही केस लिया गया है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी है। चिन्ह परिपाटी से हमें मालूम है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी जो कि वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, तो वो भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। प्रथम भाग में, प्रश्न के प्रथम भाग में वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर दी है। वस्तु की दूरी भी चिन्ह परिपाटी से ऋणात्मक चिन्ह के रूप में ली जाती है। फोकस दूरी का सूत्र, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u में हम चिन्ह परिपाटी को फॉलो करते हुए f और u का मान रखते हैं और इनको हम विभिन्न स्टेप्स में जब सॉल्व करते हैं साधारण मैथमेटिक्स के द्वारा, तो हमको दिखाई पड़ता है कि प्रतिबिंब की दूरी v का मान -30 सेंटीमीटर है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा और 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। आवर्धन के सूत्र m बराबर v/u जो ऋणात्मक चिन्ह के साथ होता है, इसमें पुनः चिन्ह परिपाटी को फॉलो करते हुए हमने v और u के मान रखे, तो आवर्धन का मान -3 प्राप्त होता है। तो आवर्धन ऋणात्मक होना यह दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और 3 का मतलब यहाँ यह है कि प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनेगा। तो जब वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी है तो उल्टा और 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब हम इसी प्रश्न के भाग 2 को देखेंगे, जिसमें वस्तु 5 सेंटीमीटर दूर है। चिन्ह परिपाटी से ये -5 सेंटीमीटर ली गई है। पुनः दर्पण के सूत्र में जब हम चिन्ह परिपाटी को लागू करते हुए f और u का मान रखते हैं, तो हम सॉल्व करने के बाद विभिन्न स्टेप्स में सॉल्व करेंगे तो v का मान हमें धनात्मक चिन्ह के साथ 15 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक आना यह दर्शाती है कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे बनेगा, अर्थात आभासी बनेगा और 15 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। आवर्धन के सूत्र m बराबर -v/u में पुनः चिन्ह परिपाटी को फॉलो करते हुए जब हमने v और u के मान रखे, तो इस स्थिति में आवर्धन +3 प्राप्त हुआ। आवर्धन धनात्मक होना यह दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और 3 गुना बड़ा बनेगा। तो इस प्रकार 5 सेंटीमीटर पर जब वस्तु थी तो प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा, सीधा और दर्पण के पीछे बनेगा। उम्मीद है ये बात आपको स्पष्ट हो गई है। अब हम अगले उदाहरण 9.4 पर पहुंचेंगे। इस उदाहरण में हमें एक कार के पार्श्व दृश्य दर्पण की में वस्तु के प्रतिबिंब को देखना है। तो अब यहाँ हमें ये सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि किसी भी कार में पार्श्व दृश्य दर्पण अर्थात रियर व्यू मिरर वो एक उत्तल दर्पण होता है। ये सामान्य ज्ञान हमें होना जरूरी है कि पार्श्व दृश्य दर्पण किसी भी गाड़ी में होगा वो उत्तल दर्पण होगा और उसकी वक्रता त्रिज्या हमें 2 मीटर दी गई है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है।
और हम इसे धनात्मक चिन्ह के साथ जब लेंगे तो फोकस दूरी का मान भी धनात्मक चिन्ह के साथ +1 मीटर प्राप्त होगा। दर्पण का सूत्र हम सभी को मालूम है, 1/f = 1/v + 1/u। इस सूत्र से हम 1/v का मान ज्ञात कर सकते हैं और उसी से v का मान हमने इस समीकरण 1 में प्राप्त कर लिया है, जो कि uf/u - f है। अब इस प्रश्न के भाग ए में जब कोई धावक 39 मीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो u की यानी वस्तु की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के अनुसार -39 हुई। सूत्र 1 में जब हमने इस u का मान रखा तो प्रतिबिंब की दूरी हमने हल करने पर 39/40 मीटर धनात्मक प्राप्त की, अर्थात ये आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 39/40 मीटर पे बनेगा। चूंकि वस्तु अर्थात धावक स्वयं दौड़ रहा है दर्पण की ओर, तो 1 सेकंड में वह स्वयं 5 मीटर चलकर अब दर्पण से उसकी नई दूरी 34 मीटर बचेगी। पहले 39 पे था, 1 सेकंड में 5 मीटर स्वयं चल गया, तो अब उसकी नई स्थिति 34 मीटर पे बची। पुनः सूत्र 1 में हमने जब u का नया मान -34 मीटर चिन्ह परिपाटी के अनुसार -34 मीटर रखा, तो हमको उसके प्रतिबिंब की दूरी 34/35 मीटर प्राप्त हुई। तो जब धावक 39 मीटर पे था तो उसकी दूरी प्रतिबिंब 39/40 मीटर पे, 1 सेकंड पश्चात जब धावक 34 मीटर पे है तो उसका प्रतिबिंब 34/35 मीटर पे है। इस प्रकार धावक की औसत चाल उसके प्रतिबिंब द्वारा 1 सेकंड में विस्थापन के द्वारा हम प्राप्त करेंगे। तो 1 सेकंड में प्रतिबिंब का विस्थापन जो है वही उसकी औसत चाल होगी, और इसको हम हल करके 1/280 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त करते हैं। तो ये स्पष्ट है कि जब धावक अर्थात वस्तु दर्पण से 39 मीटर की दूरी पर है और वो दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो उसकी औसत चाल हमें 1/280 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होगी। इसी प्रकार भाग बी में जब धावक दर्पण से 29 मीटर दूर है, अर्थात उसका प्रतिबिंब वस्तु की दूरी -29 मीटर है, तो सूत्र 1 में हमने पुनः मान रखकर उसके प्रतिबिंब की दूरी 29/30 मीटर प्राप्त कर ली। 1 सेकंड में धावक स्वयं 5 मीटर विस्थापित होकर अब दर्पण से उसकी नई स्थिति 29 - 5 अर्थात 24 मीटर होगी, जो कि ऋणात्मक होगी चिन्ह परिपाटी के अनुसार। पुनः सूत्र 1 में जब हम इसका मान रखेंगे तो v को हल करके 24/25 मीटर प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जब धावक 29 मीटर की दूरी पर है तो उसकी औसत चाल उसके प्रतिबिंब द्वारा 1 सेकंड में क्या विस्थापन किया है इससे पता चलेगा, और हमने जब इसको हल किया तो ये मान 1/150 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है। अर्थात जब धावक 29 मीटर की दूरी पर था तो उसके प्रतिबिंब दर्पण में उसके प्रतिबिंब की चाल 1/150 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होती है। अब प्रश्न में हमें यह दिया गया है कि भाग सी में वही धावक अब 19 मीटर की दूरी पर पहुंच गया है, तो u का मान चिन्ह परिपाटी से -19 मीटर रखेंगे। पुनः सूत्र 1 में जब हम इसका मान रखेंगे तो हल करने पर इसके प्रतिबिंब की दूरी 19/20 मीटर प्राप्त होगी। अब चूंकि धावक 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, तो 1 सेकंड पश्चात यह दर्पण से अब 19 में से 5 घटाने पर 14 मीटर की दूरी पर पहुंचेगा, जो कि चिन्ह परिपाटी से ऋणात्मक लेंगे। पुनः सूत्र 1 में जब u का मान -14 रखेंगे तो हमको उसके प्रतिबिंब की दूरी 14/15 प्राप्त होगी। इस प्रकार जब धावक 19 मीटर की दूरी पर था तो उसकी औसत चाल उसके प्रतिबिंब द्वारा 1 सेकंड में किए गए विस्थापन से हम निकाल लेंगे, और इसको हल करने के बाद ये मान हमें 1/60 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम जब क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि डी भाग में जब धावक 9 मीटर की दूरी पर है तो इसी नियम के अनुसार
सूत्र 1 में मान रखकर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे कि आंसर आ रहा है कि नहीं। इस प्रकार आज हमने पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को डिस्कस किया, उसकी व्याख्या की, और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले कक्षा में अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे, अपवर्तन के नियम का डिस्कशन करेंगे, और इसी में हमें अपवर्तनांक के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। तो सभी स्टूडेंट्स को हमारी ओर से धन्यवाद। अगली कक्षा तक नमस्कार।